हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, तो हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि इतिहास होता क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पहले सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इतिहास क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर इतिहास की परिभाषा लिखी हुई है कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, उसके विवेचन एवं विश्लेषण को जो काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टि से करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर क्या होती है, अग्रसर हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो घटनाएं हमारे भूतकाल में हो चुकी हैं, ठीक है, जो अतीत में हो चुकी हैं, उसकी जो स्थिति है उसका अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं वर्तमान स्थिति में और उसका हम लोग विवरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, और हेरोडोटस जो थे उन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इतिहास का एक तरीके से बोला जाए तो काफी विस्तृत अध्ययन किया था। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है, किंतु साहित्य भी इतिहास से भिन्न न होकर साहित्य भी क्या हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ है? साहित्य के इतिहास का अर्थ होता है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए, लिखा है साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों एवं उसके परंपराओं को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे पहली बात उसको लिखने का सबसे पहला जो मतलब श्रेय है वो जाता है, किसको जाता है, एक प्रसिद्ध विद्वान तेन को जाता है। ठीक है, तेन महोदय को। तेन महोदय के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो तेन महोदय थे उन्होंने साहित्य के विकास की व्याख्या को 3 आधारभूत सूत्र के आधार पर बताया। सबसे पहले जाति, फिर वातावरण और क्षण। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण एवं समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। फिर देखिए, लिखा हुआ है कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार माना है, वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। हडसन महोदय ने युग चेतना एवं परंपरा दोनों का समन्वय करते हुए साहित्य के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। मार्क्सवादी चिंतक व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। फ्रॉयडवादी विचारक केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। आइए रिचर्ड्स जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थ विज्ञान के आधार पर की है। देखिए, जो कार्लाइल महोदय हैं उनकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का जो इतिहास होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, वहाँ के धर्म पर डिपेंड करेगा, राजनीति पर डिपेंड करता है, वहाँ के विज्ञान पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर देखिए, लिखा है कि काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य एवं उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे ही क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इतने सारी चीजें जो होती है वो किसी काव्य के इतिहास को दर्शाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, उपर्युक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण एवं द्वंद्व पर ही अधिक बल दिया है तथा शेष 2 तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकारा है, परंतु जहां द्वंद्व है वहां संतुलन होना भी स्वाभाविक है। ठीक है, देखिए, इन सब चीजों में ये चीज कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का जो अध्ययन है उसका विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। अब देखिए, लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो इनमें से सबसे पहले क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में किया जाता है। जैसे नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी
का यहाँ पे न लिया जाएगा और ये ह लिया जाएगा, ठीक है? न फिर ह, ठीक है? उसके क्रम में। यानी कि कवियों का परिचय कैसे दिया जाता है? कवियों के नाम के क्रम में दिया जाता है। मतलब नाम का जो वर्ण होता है उसके क्रम में, इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया है वो क्या पड़ गया है? वर्णानुक्रम पद्धति पड़ गया है। देखिए लिखा है इस पद्धति में काल क्रम क्या होता है? अलग-अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी कवि को क्या किया जाता है? एक साथ रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कबीर दास जी कवि हैं, केशव दास जी क्या है? कवि है, तो दोनों को क्या करेंगे? हम साथ-साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का नाम क से है, परंतु काल क्रम क्या है? भिन्न-भिन्न है, ठीक है? फिर भी क्या करते हैं? इसको साथ में रखते हैं। क्यों? क्यों साथ में रखते हैं? क्योंकि कवि को एक साथ रखना है, भले काल क्रम अलग है फिर भी कवि को एक साथ रखेंगे इसलिए। फिर देखिए जबकि उन लोगों का काल क्रम क्या है? एक का भक्ति काल है और दूसरे का क्या है? रीति काल है। केशव दास जी रीति काल से संबंधित है और कबीर दास जी भक्ति काल से संबंधित है। फिर देखिए डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे ग्रंथ अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते हैं। मतलब इसमें जो इन्होंने डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गारसा दत्तासी ने जो इतिहास लेखन की पद्धतियां बताई हैं उसमें क्या है? कुछ महत्वपूर्ण दोष हैं। अब देखिए लिखा है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। किस पद्धति का? काल क्रमानुसार पद्धति का। इसमें क्या होता है? इसमें कवियों एवं लेखकों का जो विवरण दिया जाता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काल क्रमानुसार उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी रचनाकार की जो जन्म तिथि है वो 1398 है, तो 1398 है और मान लीजिए किसी की 1498, तो 1398 वाले को क्या किया जाएगा? पहले लिखा जाएगा, 1498 वाले को बाद में। यहाँ पर जन्म तिथि को आधार बनाकर उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इस वजह से इसका जो नाम पड़ गया है वो पड़ गया है काल क्रमानुसार पद्धति। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और काल क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं के द्वारा। फिर देखिए वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। इस पद्धति में क्रमबद्धता एवं तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं होती है बल्कि किसकी होती है? व्याख्या और विश्लेषण की भी मांग करती है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर क्या है? विश्लेषण अनिवार्य है। फिर देखिए अगला क्या है? विधेयवादी पद्धति। देखिए विधेयवादी पद्धति में है कि ये जो पद्धति है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद्धति के जो जन्मदाता है वो तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश जहाँ साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही क्या है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये वाला जो शुक्ल जी का डेफिनेशन है इसको तो आप जरूर से जरूर लिख लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार। देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात है वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं हुई थी जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि, परंतु इनके कालानुक्रम मतलब इनका जो काल क्रमानुसार क्या है वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। अतः इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के अंतर्गत शामिल भी नहीं किया गया है। किसे किसे नहीं किया गया शामिल? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि को। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ग्रंथकार में सबसे पहले हैं गारसा दत्तासी, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। इनकी जो एक ग्रंथ है इस्तवार दलालित लित रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनकी जो ग्रंथ है ये बहुत ज़्यादा फेमस ग्रंथ है। इसका नाम भी कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। देखिए लिखा है गारसा दत्तासी जो है वो इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी लेखन परंपरा की इन्होंने शुरुआत की थी और यह क्या है? एक फ्रेंच विद्वान है। उनकी जो लेखन परंपरा है उसका शुरुआत कौन से ग्रंथ से माना जाता है? तो उसकी शुरुआत मानी जाती है इस्तवार दलाल
लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी से। ये जो ग्रंथ है ये 2 भागों में बँटा गया है। पहले भाग का जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ था और दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1847 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में किन-किन बिंदुओं को शामिल किया गया है वो हम एक-एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें किस-किस को शामिल किया गया है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि इसमें क्या है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है पीछे कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है। इसमें कवियों की, लेखकों के जो नाम का प्रथम वर्ण है उसके आधार पर क्या किया जाता है, क्रम को सजाया जाता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय है, दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए हुए थे। फिर इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी, उर्दू के कवियों को एक साथ रखा है। इसमें 483 कवियों, लेखकों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवियों का संबंध किससे है? हिंदी से है। फिर इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की एक विस्तृत भूमिका देकर शब्दों एवं विचारों को स्पष्ट किया गया है। फिर देखिए लिखा है इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण जो है वो 1871 में है। इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण था वो 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण पहले संस्करण से भी क्या था? अधिक विस्तृत था। देखिए किस वजह से इसमें त्रुटियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। तो यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियाँ हैं जैसे कि काल विभाजन का कोई इसमें प्रयास नहीं किया गया है। कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना और युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना, तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए शिव सिंह सेंगर, इतिहास लेखन परंपरा में जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में की थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं एवं जन्म काल दिया गया है, परंतु उनमें से अधिकांश तथ्य क्या है? अविश्वसनीय है। जो कि किस प्रकार से है आइए देखते हैं। देखिए इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया गया है, परंतु इसके लिए उन्होंने किंवदंतियों तथा अनुमानों का आश्रय लिया है, जिससे वे विवादास्पद हो गए हैं। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा है। यही इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। अब अगला क्या है? अगला है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है और ये कितने भागों में है? इसमें कितने चैप्टर हैं? तो 11। फिर जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ग्रियर्सन महोदय ने गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में किन किन मुख्य बिंदुओं को शामिल किया है आइए देखते हैं। तो ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर लिखा है इस ग्रंथ में पहली बार कवियों एवं लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। फिर ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। ये मैंने ऊपर भी बताया ना कि 11 अध्यायों में बांटा है। फिर देखिए इसमें लगभग 952 कवियों की जीवनी एवं काव्य का परिचय दिया गया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना है। इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण, तिथियां आदि अपूर्ण, अनुमानित एवं भ्रामक है, परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु एवं इतिहास बोध की दृष्टि से जो ये ग्रंथ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ये एक ग्रंथ है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र इन तीनों भाइयों ने लिखा था, जिन्हें मिलाकर तीनों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मिश्र बंधुओं के नाम में कौन कौन से 3 भाई हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसकी रचना 4 भागों में हुई थी। मिश्र बंधु विनोद की प्रथम 3 भाग जो थे वो 1913 में
प्रकाशित हुआ था और जो चौथा भाग है वो 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु भी पढ़ लेते हैं। देखिए, मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीति काल के कवियों के परिचय लिखे हैं। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया तथा विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत भी अपनाए गए हैं। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है, शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। दूसरा है, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया है। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। देखिए, आदिकाल का जो नाम है वो वीरगाथा काल भी है, पूर्व मध्यकाल का नाम जो है वो भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल का नाम रीति काल है और आधुनिक काल को क्या कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं। शुक्ल जी के द्वारा किया गया विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद में इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण की। उन लोगों ने क्या की, प्रस्तुतिकरण पेश की। देखिए, जो शुक्ल जी थे उन्होंने ही भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उसे क्रमशः 2-2 उपभागों ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी एवं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटा था। रीति काल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया था। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। यही कारण था कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। फिर देखिए, लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया और इन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया था। शुक्ल जी ने और एक इम्पॉर्टेंट क्या काम किया था, उन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का विवेचन किया और इन्होंने सिद्ध एवं नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बता रही हूँ, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सबसे पहले देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाया था, जिनमें से एक भाग 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। कई बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन थे, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। ठीक है, डॉक्टर वर्मा जी ने ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं किया क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा है और द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह प्रकाशित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीर गाथा काल को क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। वीर गाथा काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। और इनका कहना यह अधिक श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं, देखिए, इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधि काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, संधि काल। फिर देखिए, वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया। इसी के चलते वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना, स्वयंभू को माना। अब अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और साहित्य का आदिकाल। देखिए, शुक्ल जी के वीर गाथा काल को द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। द्विवेदी जी ने क्या कहा है, आदिकाल कहा है वीर गाथा काल को। और वीर गाथा काल को
किसने कहा था चारण काल? तो रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा था। देखिए, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी ने उन्हीं ग्रंथों को क्या किया? अप्रामाणिक मान लिया। फिर देखिए लिखा है, शुक्ल जी के द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा है। फिर द्विवेदी जी की मान्यता है कि भक्ति काल पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर ही आधारित मानते हैं। फिर देखिए, कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। अब देखिए, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक है वो कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये 2 खंडों में लिखा है इन्होंने, और इन्होंने इसमें किन तथ्यों को समावेशित किया, ये एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने अपने ग्रंथ में शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। देखिए, लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी से हुई, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना कर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये आपको याद भी करा दिया है कि इस्तवार द लाल लिथरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 प्रकाशन वर्ष, गारसा दत्तासी इसके ग्रंथकार हैं। शिव सिंह सरोज के जो ग्रंथकार हैं शिव सिंह सेंगर हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये 11 अध्यायों में विभाजित है। फिर मिश्र बंधु विनोद जो है वो मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास एक डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा भी लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। फिर देखिए, लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मुनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मुनारिया। फिर है नलीन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर है हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। फिर एक कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। फिर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री। फिर है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि मैनेजर पांडे। फिर देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय एवं उसका साहित्य प्रभु दयाल मीतल। और फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मुनारिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है।
हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है वो डॉक्टर विश्वासनाथ त्रिपाठी का है और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है नागरी प्रसारणी सभा। फिर देखिए लिखा है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ये भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। ये भी आपके सिलेबस में, आप सिलेबस भी मैच करते जाइएगा। मैं जो सिलेबस में मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी एक एक करके। हो सकता है कि क्रम आगे पीछे होगा, लेकिन सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।